नमस्कार। आज इस पे सोचते हैं कि भाई खुश रहने के लिए सच में कितनी चीजें चाहिए। क्या ये सब महंगी गाड़ियां, बड़े घर, समाज में नाम, क्या ये सच्ची खुशी देते हैं? या कहीं ये सब समाज का बनाया हुआ एक एक बड़ा सा धोखा तो नहीं है? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम चलते हैं इतिहास के एक बड़े ही अनोखे, शायद सबसे अनोखे दार्शनिक के पास। हाँ, एक ऐसा इंसान जिसके पास सचमुच कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, फिर भी वो शायद सबसे अमीर, सबसे आजाद माना जाता था। महल में नहीं रहता था वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार में रखे एक बड़े से मटके में, डायोजनीज ऑफ सिनोपे। वही डायोजनीज है ना, जी। जिसने सिकंदर महान जैसे बादशाह को भी सोचने पे मजबूर कर दिया था। हाँ, उसी की बात करेंगे आज। और हमारी ये बातचीत आधारित है यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक स्कूल के एक वीडियो पर, बायोग्राफी ऑफ डायोजनीज इन हिंदी। उसका ट्रांसक्रिप्ट हमने देखा है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? यही कि डायोजनीज के जीवन और उसके दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ, कि उनकी नज़र में असली अमीरी क्या थी, सच्ची आज़ादी क्या थी, और सबसे ज़रूरी, आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं, मतलब आज के ज़माने में। चलिए तो शुरू करते हैं। ये प्राचीन ग्रीस का वो दौर था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बड़े बड़े नाम थे। अकेडमियों में ज्ञान की बातें हो रही थीं, किताबें लिखी जा रही थीं। हाँ, बहुत बौद्धिक माहौल था। तो डायोजनीज इन सबसे अलग कैसे थे? मतलब क्या फर्क था उनमें? वो बिल्कुल ही अलग थे। उनका मानना था कि असली फलसफा, असली दर्शन किताबों में या बड़ी बड़ी बहसों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? जीने में है। आप कैसे जीते हैं, बस वही आपका दर्शन है। और उनका जीने का तरीका इतना इतना अजीब और सीधा था कि लोग उन्हें कुत्ता कहते थे। कुत्ता? ये तो अपमानजनक लगता है। हाँ, ग्रीक में क्यूनिकुस उसी से सिनिक शब्द बना। उसका मतलब ही होता है कुत्ते जैसा। लेकिन मजे की बात यह है कि डायोजीनस को इस नाम से कोई एतराज नहीं था। कोई एतराज नहीं, बल्कि वो इसे अपनाते थे। ऐसा क्यों? उनका तर्क बड़ा मजेदार था। वो कहते थे कि कुत्ते इंसानों से ज्यादा ईमानदार होते हैं। अच्छा, कैसे? वो दिखावा नहीं करते, जैसे हैं वैसे दिखते हैं, वफादार होते हैं और बिना डरे सच दिखाते हैं। समाज के झूठे नियमों की परवाह नहीं करते। डायोजनीज ने कहा, मैं भी ऐसा ही हूं। तो उन्होंने कुत्तों की तरह जीना शुरू कर दिया, खुले में सोना, खाना। हाँ, बिल्कुल, सामाजिक रिवाजों को तोड़ना। उनकी जीवन शैली तो मतलब हैरान करने वाली थी, एक भिखारी की तरह। एथेंस के बाजार में एक बड़ा सा सिरामिक का मटका था, पिथोस। हाँ, सुना है। उसी में सोते थे वो। उसी में। संपत्ति के नाम पर क्या था उनके पास? बस एक लाठी, एक फटा हुआ चोगा और खाने के लिए एक बटुआ। और एक कटोरा भी था शायद शुरू में। हाँ, था। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो अपने हाथों से ही पानी पी रहा था। तो डायोजनीज ने अपना कटोरा भी फेंक दिया। बोले, अरे, एक बच्चे ने मुझे सादगी का एक और पाठ सिखा दिया। कमाल है। तो क्या यही सोच, मतलब प्रकृति के हिसाब से जीना, कम से कम जरूरतें रखना, झूठे रिवाजों से मुक्ति, यही सिनिक दर्शन की जड़ बनी? बिल्कुल, आत्मनिर्भरता, कम चीजों में खुशी। और उनका मकसद लोगों को चौंकाना भी था। चौंकाना? हाँ, ताकि लोग अपनी जिंदगी की बेवकूफियों पर सोचें, समाज के पाखंड को देखें। वो एक चलते फिरते आईने की तरह थे। लेकिन कोई इंसान जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? मतलब सब कुछ छोड़ देना। सुनने में आया कि उनके साथ कुछ हुआ था, उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। हाँ, उनकी कहानी की शुरुआत भी बड़ी नाटकीय है। उनके पिता थे हिसियस। वो सिनोपे शहर की टकसाल में काम करते थे, जहां सिक्के बनते हैं। अच्छा। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सिक्कों में मिलावट की है या उन्हें खराब किया है। और ये उस जमाने में बहुत बड़ा जुर्म था, देशद्रोह जैसा। और सजा मिली डायोजनीज को? उन्हें निकाल दिया गया सिनोपे से? हाँ, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। सब कुछ छिन गया, घर, शहर, मान सम्मान, सब। ऐसी हालत में तो कोई भी टूट जाए। बिल्कुल। लेकिन डायोजनीज ने इसे एक मौके की तरह देखा। वो पहुंचे डेल्फी के मशहूर मंदिर में। वहां एक पुजारिन होती थी, ओरेकल, जो भविष्य बताती थी। उन्होंने पूछा ओरेकल से? हाँ, पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? और जवाब क्या मिला? जवाब बड़ा अजीब था। ओरेकल ने कहा, पाराखेराइन तो नुमिस्मा। इसका मतलब? इसका सीधा मतलब था, सिक्कों को खराब करो या मुद्रा की सूरत बिगाड़ दो। अरे, ये तो वही इल्जाम था जिसके लिए उन्हें निकाला गया था। है ना अजीब? लेकिन डायोजनीज ने इसका मतलब कुछ और ही निकाला। यही उनकी सोच दिखती है। क्या मतलब निकाला उन्होंने? उन्होंने सोचा, नोमिस्मा का मतलब सिर्फ धातु के सिक्के नहीं है,
समाज के जो झूठे सिक्के हैं, झूठे मूल्य, झूठी परंपराएं, झूठे रीति रिवाज, मान्यताएं, ये सब भी तो नौमिस्मा है। ओहो, तो ओरेक्लो ने कह रही थी कि इन नकली सिक्कों की असलियत दिखाओ, इन्हें खराब करो। बिल्कुल, समाज के पाखंड का पर्दाफाश करो। असली दौलत ये बाहरी चीजें नहीं, बल्कि ज्ञान है, सद्गुण है, प्रकृति के साथ सरल जीवन है। तो देश निकाला उनके लिए सजा नहीं, एक मिशन बन गया। हाँ, एक वरदान बन गया। सामाजिक बंधनों से पूरी आजादी मिल गई। अब खोने को कुछ था नहीं और पाने को पूरी दुनिया का पाखंड था, जिसका पर्दाफाश करना था। इसी मिशन के साथ वो एथेंस आए। एथेंस आकर उन्होंने सबसे पहले किस नकली सिक्के को खराब करना शुरू किया? सबसे बड़ा नकली सिक्का, पैसा, धन दौलत, संपत्ति। उन्होंने देखा कि एथेंस के लोग तो बस इसी के पीछे पागल हैं। बड़े घर, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, इसी को कामयाबी मान बैठे हैं। और इस चक्कर में अपनी असली आजादी खो रहे हैं। हाँ, और मन की शांति भी। तो डायोजनीज ने फैसला किया कि वो इस खेल में शामिल नहीं होंगे। और उन्होंने चुना गरीबी का रास्ता, जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर, पूरी तरह से। इसे ग्रीक में एस्केसिस कहते हैं। एस्केसिस ये सिर्फ त्याग नहीं था, ये एक तरह की ट्रेनिंग थी, तपस्या थी, खुद को इच्छाओं से आजाद करने की। सब कुछ त्याग दिया। हाँ, सिर्फ वो फटा चोगा, लाठी और खाने का बटुआ रखा, और रहने के लिए चुना वो बाजार वाला मटका। उस मटके का क्या मतलब था? मतलब क्यों? वो एक बयान था, बहुत शक्तिशाली। घर को वो पिंजरा मानते थे। कहते थे आजाद इंसान को दीवारों की जरूरत नहीं होती। सही बात है। तो एथेंस के बीच बाजार अगोरा में उस बड़े से पीथोस में रहकर वो मानो कह रहे थे, तुम सब अपनी चीजों के गुलाम हो और मैं, जिसके पास कुछ नहीं, असली राजा हूं। ये थी आत्मनिर्भरता, औटार्किया। मतलब जरूरतें जितनी कम, आजादी उतनी ज्यादा। यही उनका मूल मंत्र था। अगर आपको किसी चीज की इच्छा ही नहीं, तो कोई आपको लालच कैसे देगा, कोई आपको कंट्रोल कैसे करेगा? बात तो सही है। और उन्होंने सिर्फ आराम ही नहीं छोड़ा, शारीरिक सुख भी त्यागा। जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालते थे। जैसे गर्मी में तपती रेत पर लेट जाना या सर्दियों में बर्फीली मूर्तियों को गले लगाना। अरे बाप रे, ऐसा क्यों करते थे? वो कहते थे कि वो अपने शरीर को ट्रेन कर रहे हैं ताकि मन पर बाहरी मौसम का, बाहरी हालात का असर ना हो, ताकि हर हाल में मन शांत रहे। वो एक तरह के, समझ लीजिए, आध्यात्मिक एथलीट थे। उनकी ये बातें आज की दुनिया पर बड़ा सवाल उठाती हैं ना। ये हम सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम ज्यादा खुश हैं? हाँ, ये सवाल तो है, क्या हम अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं? डायोजनीज हमें याद दिलाते हैं कि खुशी शायद चीजें जमा करने में नहीं, खुद को चीजों से आजाद करने में है। सोचने वाली बात है। कौन सी गैर जरूरी चीजें हटाई जा सकती हैं अपनी जिंदगी से ज्यादा आजादी के लिए? बिल्कुल। लेकिन डायोजनीज सिर्फ संपत्ति या आराम के ही दुश्मन नहीं थे। उन्होंने समाज के एक और नकली सिक्के पर हमला बोला। वो क्या था? शिष्टाचार, तौर तरीके, सामाजिक नियम। अच्छा, मैनर्स, उस पर भी हमला? हाँ, और ये शायद उनका सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू था। नमस्कार। वो मानते थे कि समाज के बनाए ये नियम के कैसे उठो, कैसे बैठो, कैसे बोलो, ये ज्यादातर पाखंड है, झूठ है, प्रकृति के खिलाफ है। नकाब की तरह जो असली भावनाओं को छुपाते हैं। बिल्कुल। और ये नकाबों को नोचने के लिए उन्होंने तरीका अपनाया, एनआईडिया का। एनआईडिया, ये क्या है? बेशर्मी, हाँ, वो विचार जिन्होंने हमारी वो अच्छाई जानबूझकर बुराई ऐसे की जो काम समझ करते है ना, थे जिन्हें समाज शर्मनाक या बुरा उस पर मानता था। गहरे सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ शौक देने आज हम क्या करने वाले हैं? शौक देना हम एक इस हिस्सा ट्रांसक्रिप्ट था, के जरिए लेकिन मकसद था ये दिखाना कि ये शर्म की भावना कितनी बनावटी है, कितनी खोखली है। कुछ उदाहरण देंगे जड़ों को हिलाने की जैसे कोशिश। बाजार में सबके सामने बैठकर खाना खाना, कि भाई अच्छा बुरा कोई ऊपर से तय होकर नहीं आया। लोग टोकते, और वो जो उनका मशहूर कथन है, अरे भाई भूख लगना तो नेचुरल है, तो बाजार में भूख लगने पर खाना क्यों अननेचुरल है? तर्क तो सही है उसका, खुद कैसे बना सकता है? इसी तरह वो सार्वजनिक रूप से पेशाब करने जैसी शारीरिक क्रियाओं में भी संकोच नहीं करते थे कि नीचे कोई बस किताबी दार्शनिक नहीं कोई क्रिया प्राकृतिक उनके विचार ना दिमाग में हलचल मचा देते थे। वो हस्तमैथुन वाली बात भी कही जाती है। दिखाता है यही था कि शारीरिक जरूरतें प्राकृतिक हैं, उन पर शर्म क्यों थोपी जाए और कभी-कभी परेशान करने वाले लगते हैं। ये परफॉर्मेंस आर्ट जैसा था, मतलब सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम जो मानते आए हैं क्या वो वाकई वैसा है क्या? जी, हाँ, वो भी मशहूर है। सबसे गहरी मान्यताओं पर उंगली रखने जैसा, और अपने गंदे पैरों से उनके पहला बड़ा धमाका तो नैतिकता पर ही है ना।
हाँ बिल्कुल। और क्या कहा? ये जो कहा, हम मैं अच्छा प्लेटो के बुरा घमंड सही को गलत कुचल करते रहा रहते हैं, ये सोच आई कहाँ प्लेटो ने से? क्या जवाब? सोर्स दो प्लेटो तरह की भी तेज नैतिकता की थे। बात करता है। उन्होंने कहा, एक हाँ है मास्टर डायोजेनिस, मोरालिटी, लेकिन मतलब तुम ये स्वामियों की एक और नैतिकता। तरह के जी। घमंड के साथ और कर दूसरी रहे हो। है स्लेव ओहो, मोरालिटी, यानी मतलब दासों बहस या चलती कह ले रहती थी। बिल्कुल। कमजोरों की उनकी नैतिकता। और भी तो ये हरकतें मास्टर थी, मोरालिटी जैसे क्या थी? कभी कभी उल्टा सोर्स के चलना शुरू हिसाब कर से देते थे। ये उन उल्टा लोगों से चलना? निकली जो क्यों? मानो ताकतवर कह रहे थे, हो, तुम सब आजाद गलत ख्याल दिशा के में थे, जा रहे हो। खुद पर या भरोसा कभी रखते थे। थिएटर से जब उनके लिए सब लोग अच्छा निकल क्या रहे था? होते थे, हिम्मत, तब वो अंदर ताकत, घुसने लगते गर्व, थे। अपनी झुंड के मर्जी खिलाफ से जाना। चलना, हाँ। जो लोगों उनकी को शक्ति सोचने पर दिखाए। मजबूर और बुरा करना उनके लिए? कि हम कितने नियम बुज़दिली, सिर्फ इसलिए कमजोरी, मानते हैं दूसरों क्योंकि पर सब टिके मान रहे रहना, हैं, वो या सब जो लोग ताकत क्या के कहेंगे उलट के हो। डर ठीक से। है, उनकी आलोचना सिर्फ आम लोगों कहानी या में नियमों मोड़ तक नहीं आता थी। है स्लेव उन्होंने उस मोरालिटी समय के के साथ। बुद्धिजीवियों को भी और नहीं छोड़ा, ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि खासकर ये उन प्लेटो लोगों को। की नैतिकता ऐसा क्यों? थी जो हाँ, कमजोर थे, प्लेटो जो की दबे हुए एकेडमी थे। बहुत मशहूर उन्होंने थी। अपनी हिफाजत वो के लिए एक तरह फॉर्म्स से की दुनिया मूल्यों का जैसी, पूरा मतलब सिस्टम ही पलट अमूर्त, दिया। ऊंची बिल्कुल, दार्शनिक बातें जो गुण करते उनके थे। पास थे, डायोजेनिस जैसे को दया ये सब दिखाना, हवाई लगता था। विनम्र रहना, अव्यवहारिक। बराबरी हाँ, की बात कि करना, इसका सेवा आम आदमी करना, की जिंदगी से उन्होंने क्या कहा देखो लेना यही देना। अच्छा है। और जो दर्शन का ताकतवरों के मकसद गुण सिर्फ थे, दुनिया को जैसे हुकूमत समझना करना, नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षी दुनिया होना, में सही अपना ढंग रास्ता से बनाना। जीना उन सिखाना सबको है। बुरा बता वो भी दिया गया। ठोस स्वार्थी, तरीके से। क्रूर, और इसी चक्कर में अहंकारी, वो ऐसा दिन में कुछ। लालटेन सोर्स लेकर में वो घूमने शेर लगे। वाला हाँ, उदाहरण बड़ा अच्छा ये है। उनका हाँ, एक कि और शेर ड्रामा के लिए था। तो उसकी भरी ताकत, उसका दोपहरी शिकार करना, ये सूरज सब चमक अच्छा रहा है, है, उसका और नेचर है। डायोजेनिस लेकिन जो उसके हाथ में शिकार हो जलती सकते थे, लालटेन लिए उन्होंने शायद कहा बाजार होगा में कि ये तो घूम बड़ी रहे हैं। क्रूरता है, लोग ये पूछते बुरा हैं है। कि क्या कर रहे हो? ताकि जो ताकतवर है वो बड़े थोड़ा गंभीर अपराध होकर बोध जवाब महसूस देते, करे, है ना। मैं नीचे एक का मेन इंसान को पॉइंट यही खोज है, रहा हूँ, जैसा सोर्स में या लगता कभी है कि कहते आज मैं हम एक जिस नैतिकता को ईमानदार मानते इंसान हैं, को खोज रहा विनम्र हूँ। बनो, सीधा त्याग व्यंग, करो, बराबरी रखो, मतलब कोई इंसान है ही ये नहीं। ज्यादातर हाँ, स्लेव कि ये मोरालिटी जो से आई भीड़ है, हाँ, ये लोग जो और ये खुद को सोच इंसान कितनी कहते अंदर हैं, तक ये बैठी हुई सच्चे है। इंसान नहीं जैसे है। सोर्स ये तो कहता है अपनी ना, इच्छाओं कोई के ज्यादा समाज के महत्वाकांक्षी गुलाम हो है। तो उसे लालची कह सच्चा देते हैं। इंसान तो जी, वो है या कोई अपनी जो शर्तों तर्क पर और जिए, सद्गुण से खासकर जीता अगर है। महिला हो और ऐसा कोई तो उन्हें उसे मिल नहीं रहा स्वार्थी था। ये या प्लेटो पता जैसे नहीं दार्शनिकों क्या-क्या पर भी कह दिया निशाना जाता था। है। नीचे के हिसाब से कि तुम ये लोग सब इतनी स्लेव बड़ी-बड़ी मोरालिटी बातें की करते भाषा हो, है, क्या तुम हमें खुद औसत वैसे बनाए जीते रखने हो? की, क्या दबा तुम कर रखने सच्चे की। इंसान हो? बिल्कुल। और वो और प्लेटो यहाँ की फिर वो इंसान बड़ा की सवाल परिभाषा खड़ा वाला होता किस्सा है जिसकी बड़ा तरफ मजेदार सोर्स है वो। इशारा हाँ, कर रहा है। कि कहते क्या हैं ये प्लेटो ने मूल्य परिभाषा वाकई दी, कोई इंसान सच्ची दो शाश्वत पैरों वाला सच्चाई है? बिना पंखों या का फिर ये जानवर है। सिर्फ इतिहास सुनने में में तो हुए ठीक ही लग रहा है। शक्ति डायोजेनिस संघर्ष को का ये कहाँ नतीजा हजम है। होने वाला क्या था? कमजोरों ने उन्होंने अपनी क्या किया, सहूलियत एक के मुर्गा लिए पकड़ा, मूल्यों को उसके उलट दिया। सारे पंख सोचने वाली नोच बात दिए। है। अरे क्या फिर- हमारे फिर आसपास भी उसे ऐसी चीजें लेकर हैं प्लेटो जो की अनजाने अकादमी में में इसी फेंका स्लेव और मोरालिटी को चिल्लाए, बढ़ावा दे रही है? देखो मैं तुम्हारे लिए प्लेटो का इसी से इंसान जुड़ा ले है आया हूँ। नीचे का अगला पॉइंट जो ट्रांसक्रिप्ट के दूसरे ये तो हिस्से कमाल में का है। जवाब था। What is कहते हैं noble? प्लेटो को बड़ी यानी शर्मिंदगी महान हुई कौन और है? उन्हें अपनी असली परिभाषा महानता बदलनी क्या है? पड़ी। हाँ, शायद क्योंकि उसमें चौड़े अगर भीड़ नाखूनों के वाला बनाए जैसा कुछ पैमाने जोड़ना जैसे पड़ा। मदद करना, तो डायोजेनिस का तरीका बराबरी, यही था। त्याग, लंबी बहस अगर नहीं, ये भरोसे सीधी लायक नहीं हाँ, है एकदम नीचे के लिए, यादगार हरकत तो से फिर बात महानता कहना। कहाँ मिलेगी? दर्शन सोर्स को कहता है अकादमियों नोबल से इंसान निकाल वो कर है जो अपने सड़क पर नियम ले खुद आना। बनाता है। जी, वो आम समाज लोगों से के बीच। परंपरा से लेकिन उधार उन्होंने लेकर सिर्फ नहीं जीता। दार्शनिकों उससे को ही किसी नहीं, बाहर वाले की अपने समय जरूरत के नहीं, सबसे भगवान ताकतवर की, इंसान को भी समाज की, चुनौती ये दी। बताने के लिए कि सिकंदर क्या महान, सही है। वो खुद तय करता अलेक्जेंडर है। द ग्रेट। यहीं पर वो वो यूबरमेंश मुलाकात तो यानी इतिहास की अति मानव सबसे मशहूर का आइडिया मुलाकातों थोड़ा में थोड़ा गिनी दिखने जाती है। लगता है। दो हाँ, बिल्कुल अलग सोर्स दुनियाओं का इशारा टकराव। करता है ज्यादातर लोग तो डर एक में तरफ जीते हैं, सिकंदर अपराध बोध में, शक्ति, लोग क्या संपत्ति, कहेंगे, इन महत्वाकांक्षा, जंजीरों में। लेकिन पूरी दुनिया यूबरमेंश जीतने निकला जैसा था। सोर्स बताता है वो दूसरी इन तरफ जंजीरों को डायोजेनिस तोड़ता है। है। फकीर वो भीड़ से अलग जिसके खड़ा पास होता है। आजादी और और नए बेपरवाही मूल्य के सिवा बनाता कुछ है। नहीं हाँ, था। नए मूल्य कहानी करने क्या की है? हिम्मत करता है। सिकंदर अगर खुद समाज मिलने गया कहता था उनसे। है हाँ, कि सुख भोगना सिकंदर पाप कुरिन्थ है, शहर आया तो वो था। पूछेगा क्यों शहर भाई? के सारे किसके लिए बड़े पाप है? लोग, इसमें जो एक खास नेता, बात है, दार्शनिक, वो ये सब कि उससे नोबल मिलने इंसान पहुंचे, खुद सिवाय डायोजेनिस के। अच्छा वो नहीं गए। नहीं गए तो सिकंदर को शायद अजीब लगा, या शायद वो इस मशहूर कुत्ते को देखना चाहता था, तो वो खुद ही चला गया डायोजेनिस से मिलने। डायोजेनिस कहाँ थे? कहीं धूप सेंक रहे थे,
शायद अपने मटके के पास ही। फिर क्या हुआ? आमना सामना हुआ? हाँ, सिकंदर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा। बड़े रौब से बोला, मैं सिकंदर महान हूँ। डायोजीनीज ने क्या कहा? डायोजीनीज ने बड़े आराम से बिना हिले डुले जवाब दिया, और मैं डायोजीनीज कुत्ता। फिर सिकंदर ने शायद कुछ उदारता दिखाई। हाँ, उसने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो चाहो मांग लो। सोचिए, दुनिया का बादशाह ये कह रहा है। डायोजीनीज ने क्या मांगा होगा? डायोजीनीज ने एक पल देखा और फिर कहा, हाँ, एक चीज चाहिए। क्या? जरा एक तरफ हो जाओ, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। बस इतना ही? धूप मत रोको। अद्भुत। सिकंदर का क्या रिएक्शन था? कहते हैं सिकंदर के साथ जो लोग थे वो तो हंसने लगे, लेकिन सिकंदर वो बहुत प्रभावित हुआ। क्या कहा उसने? उसने कहा, सच कहता हूँ, अगर मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजीनीज होना चाहता। वाह, मतलब उस बादशाह को भी समझ आ गया कि असली दौलत और आजादी शायद इस फकीर के पास है। बिल्कुल, जिसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत ही नहीं,
दुनिया जीतने वाले के सामने खुद को जीतने वाला ज्यादा ताकतवर निकला। ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं थी, ये दो जीवन दर्शनों का टकराव था। एक कहता था खुशी दुनिया जीतने में है, और दूसरा कहता था खुशी खुद को जीतने में है, अपनी इच्छाओं से मुक्त होने में है। असली ताकत आत्मनियंत्रण में है, असली अमीरी जरूरतें कम होने में है। डायोजिनीज की ये आजादी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, उनका एक और बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार था विश्व नागरिकता का। ये क्या था? हाँ, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। देखिए, उस जमाने में ग्रीस में पहचान अपने शहर से होती थी, पोलिश से। कोई एथेंस का, कोई स्पार्टा का, कोई कोरिंथ का। और इनमें आपस में गर्व और लड़ाई भी रहती थी। हाँ, लेकिन डायोजीनीज ने इस पहचान को मानने से इनकार कर दिया। क्या कहते थे वो? जब कोई पूछता तुम कहाँ से हो, तो वो कहते मैं एक कॉस्मोपॉलिटन हूँ। मतलब मैं दुनिया का नागरिक हूँ। मैं सिर्फ सिनोपे या एथेंस का नहीं, पूरी दुनिया का हूँ। ये उस जमाने के लिए बहुत ही रेडिकल बात थी। इसका गहरा मतलब क्या था उनके लिए? ये राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, हर उस पहचान पर चोट थी जो इंसानों को बांटती है। वो कहते थे कि प्रकृति, फिजिक्स ने हमें इंसान बनाया है। ये शहर, देश, ये सीमाएं, नोमोस तो इंसानों ने बनाई हैं। सच्चा दार्शनिक इन बनावटी दीवारों से ऊपर होता है। हाँ, उसके लिए पूरी दुनिया घर है, सारे इंसान भाई बंधु। जब उन्हें सिनोपे से निकाला गया था, तभी शायद उन्होंने सोच लिया था कि अब कोई एक शहर उन्हें बांध नहीं सकता। 2500 साल पहले ऐसी सोच वाकई कमाल है। आज भी ये कितना जरूरी लगता है ना, जब दुनिया इतनी बटी हुई है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बुनियादी पहचान इंसान होना है। हमें छोटी पहचानों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारों वाले डायोजीनस का अंत कैसे हुआ? उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मौत भी उनकी जिंदगी की तरह ही थोड़ी रहस्यमयी है और किस्सों से भरी हुई है। माना जाता है कि करीब 90 साल की उम्र में कुरिन्थ में उनकी मृत्यु हुई। साल था लगभग 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व, ये तो वही साल है जब सिकंदर की भी मौत हुई थी। हाँ, कई स्रोत यही कहते हैं कि शायद दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। एक दुनिया जीतने निकला था, दूसरा दुनिया को ठुकराने वाला। दोनों एक ही दिन गए। मौत का कारण क्या था? इस बारे में कुछ पता है? इसमें भी कई कहानियां हैं, पक्का कुछ नहीं पता। कोई कहता है कि उन्होंने कच्चा ऑक्टोपस खा लिया था जिससे इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। कोई कहता है उन्होंने खुद ही अपनी सांस रोककर जान दे दी। कोई कहता है किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, और कुछ कहते हैं कि बस बुढ़ापे या सामान्य बीमारी से मरे। सच क्या है कहना मुश्किल है। और उनके अंतिम संस्कार के बारे में भी उनके विचार बड़े अजीब थे। हाँ, वो भी उनके दर्शन का ही हिस्सा है। कहते उन्होंने कहा था कि मरने के बाद मेरे शरीर को शहर की दीवारों के बाहर फेंक देना। फेंक देना? क्यों? ताकि जंगली जानवर उसे खा सकें। ये सुनकर तो उनके दोस्त चौंक गए होंगे। हाँ, वो हैरान थे, बोले ये तो भयानक होगा। तो डायोजीनीज ने कहा नहीं, बस मेरे पास एक लाठी रख देना। लाठी? मरने के बाद लाठी का क्या करते? दोस्तों ने यही पूछा कि मरने के बाद तुम लाठी कैसे चलाओगे जानवरों को भगाने के लिए? उनका जवाब क्या था? डायोजीनीज ने कहा, अरे भाई, अगर मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि जानवर मेरे शरीर का क्या करते हैं। वाह, मतलब मौत के बाद शरीर या सम्मान की चिंता करना बेकार है। बिल्कुल। एक और कहानी है कि उन्होंने कहा था उन्हें मुंह के बल लेटाना। मुंह के बल? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा बहुत जल्द जो चीजें नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगी। हाँ। शायद दुनिया के उलटफेर पर कोई इशारा कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पीछे कोई किताब या कोई लेख नहीं छोड़ा? नहीं, कुछ नहीं लिखा उन्होंने। उनकी विरासत, उनके जीने का ढंग है, उनके किस्से हैं, उनके विचार हैं, जो उनके शिष्यों और बाद के दार्शनिकों के जरिए आगे बढ़े। उनकी विरासत कैसे आगे बढ़ी फिर? उनके एक शिष्य थे क्रेट्स ऑफ थीब्स। वो खुद एक अमीर परिवार से थे, लेकिन डायोजीनीज से इतने प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा। फिर क्रेट्स के शिष्य थे ज़ेनो ऑफ सिटियम। ज़ेनो ने डायोजीनीज के सिनिक विचारों को, जैसे प्रकृति के अनुसार जीना, सद्गुण ही सब कुछ है, बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लेकर एक नए दर्शन की नींव रखें। वो कौन सा दर्शन था? स्टोइसिज्म। और स्टोइसिज्म आगे चलकर रोमन साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली दर्शन बना। मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट भी स्टोइक थे, तो एक तरह से डायोजीनीज का असर बहुत दूर तक गया। तो अगर हम आज के दौर में देखें तो डायोजीनीज से क्या मुख्य बातें सीखी जा सकती हैं? क्या सार है? मेरे ख्याल में कई जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि अपनी जरूरतों पर सवाल उठाओ। क्या हमें सच में ये सब चाहिए जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? क्या कम में ज्यादा खुशी नहीं है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, प्रामाणिकता, मतलब असली बनो। समाज क्या कहेगा इसकी ज्यादा परवाह किए बिना अपनी सच्चाई पर चलो, हिम्मत से। और तीसरी?
तीसरी, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। सुनी सुनाई बातों, परंपराओं या सत्ता पर आंख बंद करके यकीन मत करो, सवाल पूछो। और शायद चौथी बात, प्रकृति से जुड़ना, सादगी में सुंदरता देखना। बिल्कुल, उनका केंद्रीय संदेश शायद यही है कि असली आजादी और अमीरी बाहर नहीं है, अंदर है। अपनी सोच बदलो, जरूरतें कम करो और सच्चाई और हिम्मत से जियो। वो सिकंदर वाली कहानी यही तो दिखाती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमें भी मटके में रहना या फटे कपड़े पहनने, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने अंदर के उस डायोजीनीस को जगाना है। हमारे अंदर का वो हिस्सा जो सवाल पूछता है, जो भीड़ के पीछे नहीं चलता, जो दिखावे से ज्यादा सच को महत्व देता है, जो अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। डायोजेनीस का जीवन एक चुनौती है, एक आईना है जो हमसे पूछता है, क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ दुनिया के बनाए खेल खेल रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। डायोजनीज हमें दिखाते हैं कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, या तो समाज का खेल खेलते रहो या अपना खेल खुद बनाओ, अपने नियमों पर। रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर शायद सच्ची आजादी का रास्ता यही हो। अब एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। डायोजनीज ने लोगों को उनकी सच्चाई दिखाने के लिए बड़े चौंकाने वाले काम किए, ताकि लोग अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर सोचें। आज का दौर देखिए, सूचना का विस्फोट है, डिजिटल शोरगुल है, सब कुछ बनावटी सा लगता है। अगर डायोजनीज आज होते तो वो समाज की किन सच्चाइयों से हमारा सामना करवाते, और वो किस तरह के चौंकाने वाले लेकिन सार्थक काम करते, जिससे हम इस शोर के पार जाकर असली मुद्दों पर सोचने पर मजबूर हो जाए।